हम लोग बात करेंगे, क्या स्टार्ट करना था फट से बताइए, जल्दी करिए। आज थोड़ा सा हम लोग लेट है, लेट हो गए, आप जानते हैं बहुत सारा। चलिए बताइएगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कहाँ से शुरू करना है, कहाँ तक पहुंच गए थे, जल्दी बताइएगा। स्टोमक हो गया था। स्टोमक के बाद देखिएगा क्या मिलेगा आपको, दो चीजें मिलेंगी, यहाँ ध्यान से समझिएगा। हम लोग डाइजेशन सिस्टम को पढ़ रहे हैं। यहाँ आइएगा, हम लोग बात किए थे कि हम लोगों ने देखा, यहाँ समझिएगा। आइए हम लोग बात करते हैं, हमने इसमें आपके बॉडी के पार्ट्स को भी देख रहे हैं। टेस्ट आपको मिल जाएगा, टेस्ट ऐसे नहीं होगा, टेस्ट आपको दे दिया जाएगा और आप टेस्ट जो है ईमानदारी से करके उसमें सबमिट कर दीजिएगा। क्लास के टाइम क्लास होगा, बाकी समय में आप जानते रहिएगा वो होगा। चलिए यहां तक हम लोग आ गए थे, ध्यान से समझिएगा। चलिए क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ हाँ एकदम एकदम, ये दिखेगा, हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था। ये आपका स्टमक होगा, स्टमक हो चुका था। आइए हम लोग बात करते हैं, ये आपकी ग्रास नली थी, आप जानते होंगे ये सब हो चुका था। तो हम लोग इसके आगे जब बढ़ेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। लड़कियों का पहले नकल कर लेती हैं, अच्छा लड़कियां पहले नकल कर लेती, कोई बात नहीं, आइए आप भी नकल करिए। तो हम लोग यहाँ पर दो चीजें देखेंगे। यहाँ देखिएगा, जब ये बॉडी से आप जाएंगे इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे हम लोग जानते होंगे कि ये एक तरह का डायक्रॉम बना होता है। और इसके नीचे क्या शुरू हो जाता है, आप जानते होंगे क्या शुरू होता है, इसके नीचे शुरू हो जाता है हमारा इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। ठीक, ये देखिएगा इसके नीचे हम लोग क्या जानते हैं कि इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है, आप जानते होंगे। यहाँ अगर हम लोग बात करना चाहें, यहाँ दिखेगा इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। हम लोग जब बात करना चाहेंगे, ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ये दिखेगा। हम लोग इसे फिर से बना के देखेंगे। ये देखिए लार्ज इंटेस्टाइन यहां से शुरू होता है, ये देखिए ये है। और ये आपका जो दिखाई दे रहा है, ये हम जानते हैं कि ये क्या चीज होता है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन उससे पहले, पहुंचने से पहले हमें दो चीजें यहाँ देखनी पड़ती हैं, आप जानते होंगे। एक तो आपका होगा लीवर और दूसरा होगा आपका होगा अग्नाशय। ध्यान से सुन लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा भाई। चलिए अभी क्लास करें आप लोग। यहाँ देखिएगा हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये क्या चीज है आपका, ये दिखेगा ये है आपका लीवर। तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं लीवर। लीवर मतलब होता है यकृत, ये दिखेगा। हम लोग बात करेंगे इसमें, ये क्या चीज है, यकृत है। हम लोग बात कर रहे हैं ये आपका क्या चीज हो गया, यकृत है। इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। ये दिखेगा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये यकृत है। और यकृत क्या करता है, ध्यान से समझिए, यहाँ से कुछ लिक्विड ये छोड़ेगा, ये दिखेगा, ये छोटी आंत में आएगा। ध्यान से समझिएगा, जैसे मैं समझाऊं वैसे समझ, यहाँ से कुछ लिक्विड छोड़ेगा, ये दिखेगा, ये देखिए लिक्विड छोड़ रहा है। और ये दिख रहे आपके इस छोटी आंत में आएगा, वही काम कर रहा होगा। दूसरा यहीं पर हम लोग एक देख लेते हैं, यहाँ दिखेगा, ये दिखेगा, ये क्या होता है, ये आपका होता है अग्नाशय। यहाँ देख लीजिएगा, आप एकदम बेहतर तरीके से सीखेंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं, कहीं भी कोई गाइड वाइड लेने की, चुटका लेने की जरूरत नहीं है। तो दो पार्ट्स हम भी पढ़ लेते हैं। एक होगा ये आपका होगा अग्नाशय, क्या होगा, यह अग्नाशय होगा, इसे पैंक्रियाज बोलते हैं। ये देखिए लीवर है, इसको हम लोग बोलते हैं यकृत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। और ये है अग्नाशय, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज बोलते हैं। ये, और ये भी क्या करता है, ध्यान से समझिएगा, ये भी क्या करता है, कुछ लिक्विड यहाँ देखेगा, हम लोग बात करेंगे नासा के बारे में, ये भी देख रहे होंगे, ये भी कुछ इसी के अंदर छोड़ता है।
ये देखिएगा, यानी भोजन के ऊपर जैसे आप समझ लीजिए, ये देखिएगा अब एकदम समझ में आ जाएगा आपको। ये लोग देखिए, ये लोग क्या होता है, ये लोग पाचन क्रिया में, पाचन अंग नहीं है, लेकिन क्या करते हैं कि पाचन में सहायक होते हैं। ठीक, जैसे कहने का मतलब, जब आप क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको कुछ खाना हुआ, चाट वट खाना है, चाट के ऊपर से आप क्या करते हैं, कुछ चीजें सजा करके वो कर देते हैं। ठीक, यहां देख लीजिएगा, तो कुल मिला जुला के ये क्या करते हैं इस तरह से, ठीक, इस तरह से क्या करते हैं, यहां देख लीजिएगा पाचन में काम करते हैं ये। ठीक, क्लियर हो जाना चाहिए। बैठ जाइए, चेयर पे बैठ जाइए, चेयर पे बैठिए। चलिए, पर्दा खींच दीजिएगा, पर्दा खींच दीजिए, कर्टन खींचिए। चलिए यहां पर देखेंगे हम लोग। आइए हम लोग एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आइए, चलिए हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले लीवर के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? लीवर के बारे में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं लीवर के बारे में। ये देखिए, लीवर पढ़ते हैं, अग्नाशय पढ़ते हैं, छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, और आप जानते होंगे यहां से हम लोग बात करेंगे, ये होता है आपका अनस, यानी मल द्वार, या जिसे मलाशय कहते हैं, वो बाहर निकल जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं यकृत। इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग, चलिए ऑप्शन में देखिएगा, यहां हम लोग बात कर रहे हैं कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन होता है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन देखिए, एनटीपीसी में पूछा गया था अभी। ऑप्शन ए है स्किन, ऑप्शन बी है लीवर, ऑप्शन सी है आप कह सकते हैं अग्नाशय, और ऑप्शन डी है आप कह सकते हैं, यहां हम लोग बात करते हैं छोटी आंत। ये देखिएगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए। अनिष्का, रागनी, लीवर, मनीषा, डीबी कुछ भी बोल दीजिए, आपकी मर्जी, जितना भी बोलना है बोल दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? प्रश्न जरा आप ध्यान से पढ़िएगा, ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा अंग। अगर कभी इस तरह से पूछ ले मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो होता है स्किन, माय डियर। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि इंटरनल या एक्सटर्नल, ये देखिएगा स्किन सबसे बड़ा होता है, पूरा का पूरा, आप जानते हैं स्किन ही स्किन आपको दिखाई दे रहा होगा, स्किन होगा। ध्यान से सुनिएगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग स्किन होता है। क्या होता है? स्किन होता है। लेकिन अगर पूछ लिया गया कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, इंटरनल ऑर्गन कौन सा होता है? क्वेश्चन दूसरा देखिए क्या पूछा, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, इंटरनल ऑर्गन, आंतरिक अंग, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग क्या होगा? तब कर दीजिएगा, लीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीवर हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। हमने कहा कि मानव शरीर का इंटरनल ऑर्गन सबसे बड़ा यकृत होता है, लेकिन टोटल में देखेगा ये होता है, क्योंकि स्किन क्या होता है? एक्सटर्नल होता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? समझ में आ जाए तो आप ध्यान से समझिए, समझ में आ जाए तो कुछ न करे कि ठीक, अब मैं समझ जाऊंगा आप समझ गए हैं। चलिए, पता नहीं थे, ध्यान नहीं दी, यही तो दिक्कत है ना। पता था, पता तो सब कुछ होगा आपको, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आप बाहर हो जाएंगे कंपटीशन से। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन होता है? स्किन होता है। लेकिन अगर पूछेगा कि इंटरनल इस ऑर्गन कौन सा होता है, तो लीवर होता है। आइए हम लोग लीवर को पढ़ते हैं, बहुत तरीके से पढ़ते हैं। आइए हम लोग लीवर को पढ़ते हैं। चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं लीवर के बारे में। देखिए, लीवर के बारे में बहुत सारी चीजें आपको जानना चाहिए। चलिए हम लोग बात करते हैं लीवर को, ध्यान से सुनिएगा। चलिए, पहला प्रश्न पूछा गया, यहां देखिएगा, आप प्रश्न पूछा जाएगा, स्टडी ऑफ लीवर को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ लीवर। चलिए, लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? यकृत अध्ययन को क्या कहते हैं? जहां पर देखिएगा सारा प्रश्न पढ़िएगा। अगर हम यकृत का अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग क्या करते हैं? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, उसे हिपेटोलॉजी बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यहां देखिएगा, हिपेटोलॉजी बोलते हैं। लॉजी माने स्टडी करना होता है, हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हिपेटोलॉजी बोलते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, हिपेटोलॉजी क्यों कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, हिपेटोलॉजी क्यों कहते हैं?
क्योंकि आपका लीवर देखिए, हमारे बॉडी में हर चीज किससे बना होता है? सेल से बना होता है, ठीक। और ग्रुप ऑफ सेल टिश्यूज का निर्माण करते हैं, और ग्रुप ऑफ टिश्यूज किसका निर्माण करते हैं? ऑर्गन का। ध्यान से सुनिएगा, ये जो ह्यूमन बॉडी होती है, कोई भी होगा, ये ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल होती है, ठीक। और ये बहुत सारा सेल मिलाकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं, और बहुत सारा टिश्यूज मिलकर बनाते हैं ऑर्गन। क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। तो ये देख लीजिएगा क्या होता है। तो ये एक प्रकार का, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, सेल पाई जाती है। तो हिपेटोलॉजी हम क्यों कहते हैं? यहाँ पर एक सेल पाई जाती है, उसे कहते हैं हिपेटिक सेल। ये देखिएगा, इसमें क्या पाया जाता है? हिपेटिक सेल पाया जाता है। हिपेटिक सेल, सेल माने कोशिका होती है, हिपेटिक सेल का कोशिका पाई जाती है, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? हिपेटोलॉजी बोलते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए। स्टडी ऑफ लीवर, अभी अभी एनटीपीसी का प्रश्न पूछा गया था। इससे पहले देखिएगा हरियाणा एसआई में प्रश्न पूछा गया था कि स्टडी ऑफ लीवर को क्या कहते हैं? हिपेटोलॉजी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह किससे निर्मित होता है? इसका निर्माण किससे होता है? ये देखिए किससे बना होता है, तो कह दीजिएगा हिपेटिक सेल से बना होता है। किससे बना होता है? हिपेटिक सेल से बना होता है। चलिए अब हम बात करेंगे कि आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये हेपेटिक सेल क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर हम इस आपके मान लीजिए अंगुली को काट देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो क्या इस अंगुली का पुनर्जनन हो सकता है? रीजनरेशन हो सकता है? रीजनरेट होना, जैसे हिंदू धर्म में क्या है कि आदमी मर जाता है तो 7 बार जन्म ले लेता है। सॉरी, हमने कहा कि हिंदू धर्म में है कि आदमी मरने के बाद 7 बार जन्म लेता है, ठीक। दैट मीन्स हेपेटिक सेल है वो। और इस्लाम में, ईसाई में, क्रिश्चियनिटी में, यहूदी में बोलता है कि अगर एक बार मर गए तो दोबारा जन्म नहीं ले पाओगे, रीजनरेट नहीं हो पाओगे, वहीं तक इंतजार करते रहना कयामत तक। इसका मतलब है कि हिंदू धर्म क्या है? हिपेटिक सेल है, यानी बार बार आप जन्म ले सकते हैं, यानी कम से कम 7 बार जन्म ले सकते हैं, ठीक। तो हेपेटिक सेल में क्या होता है? ध्यान से सुनिए, जैसे आपने कभी छिपकली की देखा होगा, छिपकली की अगर आप पूंछ काट दीजिए तो ऐसा नहीं कि पूंछ कट रही, वो फिर क्या होती है? नई से अंगुली नहीं पैदा होगी। चलिए, तो उसमें क्या होता है कि छिपकली की पूंछ क्या होती है? वो दोबारा जनरेट हो जाती है। क्या हो जाती है? जनरेट हो जाती है छिपकली की पूंछ। देखिएगा वैसे ही हमारा ये लीवर होता है। मान के चलिए ये लीवर, मान के चलिए ये आपका लीवर है, ये देखिएगा हम बात कर रहे हैं, ये लीवर है, और मान लीजिए इस लीवर को इतना आपने निकाल दिया। ध्यान से समझिएगा, ये लीवर है, आपने इसमें काट दिया, तो ये बचा हुआ लीवर इसको क्या करता है? मेंटेन कर जाएगा, ठीक। यानी फिर से इसको जोड़ लेता है। तो ये हिपेटिक सेल से बना होता है, ठीक। क्या होता है? हिपेटिक सेल से। एक बार फिर से बताइए, अरे भी बताया क्या, फिर से सुनिए, ये सब नई चीजें होंगी आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। जैसे छिपकली के पूंछ काट दीजिए तो दोबारा छिपकली की पूंछ बढ़ जाती है, रीजनरेट हो जाती है, ठीक। समझ रहे ना? हिंदू धर्म में व्यक्ति मरने के बाद दोबारा जन्म ले लेता है, ठीक। ये दिखेगा। तो वैसे ही हम बता रहे हैं कि ये आपका लीवर है, आप समझ रहे होंगे, ये आपका लीवर है। इस लीवर में से क्या करिए? इतना हिस्सा काट दीजिए, हटा दीजिएगा। तो ये देखिए जो ये सेल होती है ये डेवलप करेगी, और डेवलप कर करके इसे फिर से बना लेती है। ये देखिएगा इसे फिर से बना लेती है। उसी को कहते हैं हम लोग हिपेटिक सेल कहा जाता है। यानी अगर आपका जो लीवर है, लीवर का कोई हिस्सा खराब हो गया, काट दिया गया, तो धीरे धीरे वो लीवर क्या होता है? हिपेटिक सेल उसको लीवर को बना लेता है, दोबारा बना लेता है, ठीक। समझ गए आप? यहां देख लीजिएगा, क्लियर हो जाना चाहिए हम क्या बता रहे हैं। ये हिपेटिक सेल से बना होता है। और आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिए, और भी सेल होती हैं, एक प्रश्न बहुत अच्छा पूछा जाता है। तो हिपेटिक सेल में क्या होता है? रीजनरेशन होता है। क्या होता है? रीजनरेशन। तो आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सी कोशिका है जो पुनर्जनन, तो ये देखिएगा हिपेटिक सेल में क्या होता है? रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन, पुनर्जनन। जनन माने आप जानते होंगे फर्टिलाइजेशन, एक तरह से कह सकते हैं जनन, जनन क्रिया आप आपके पढ़ेंगे। ये देखिए रीजनरेशन हो जाता है, पुनर्जनन होता है इसका, पुनर्जनन। एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्लियर हो गया? नहीं, बॉडी का अगर अदर पार्ट्स को नहीं बनाता, क्योंकि ये हेपेटिक सेल केवल लीवर में होता है। हेपेटिक सेल केवल लीवर में होता है, बाकी बॉडी में होता तो कहीं टेंशन रहते, आप रोज हाथ पैर कटवा लेते अपना, ठीक।
ये देखिएगा, ये क्या होता है कि केवल केवल इसी में होता है। और भी एक दो ऑर्गन है, हम आपको बताएंगे कहाँ पे होगा। तो हेपेटिक सेल क्या होता है, केवल केवल लीवर में होता है। और लीवर डैमेज हो जाएगा तो क्या होता है, अगर कोई हिस्सा काट दीजिएगा तो फिर से लीवर बन जाता है। क्लियर हो जाना चाहिए। तो आप ये देखिएगा, हेपेटोलॉजी पढ़िएगा, इससे हेपेटिक सेल बोलते हैं। और हेपेटिक सेल में क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है, क्या गुण होता है, क्या गुण है, इसकी क्वालिटी क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। गुण क्या है, गुण होता है कि यह रीजनरेशन कर सकता है, पुनर्जनन कर सकता है। ठीक, क्या कर सकता है, ये पुनर्जनन कर सकता है। चलिए हम लोग बात करते हैं अगला, दूसरा समझिएगा। मानव शरीर का, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, ये देखिएगा, अगला है मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। ठीक, आपसे पूछ लिया गया तो आप बता सकते हैं। ठीक, सबसे बड़ा आंतरिक अंग और सबसे भारी अंग भी होता है। ये देखिए, ये भी कर सकते हैं, सबसे भारी आंतरिक अंग, सबसे भारी आंतरिक अंग। आप हमें मैसेज ना किया करें पढ़ाते समय, बहुत सारे लोग करते हैं। अगर आप बाहर हो जाते हैं तो प्लीज देखिए, अगर आप बाहर हो गए या आप क्या बोलते हैं कि बाहर हो गए, तो ना तो आप हमें मैसेज करिए प्लीज, और ना ही आप हमें क्या बोलते हैं कि कॉल करिए प्लीज, क्योंकि हम आपको इंटर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 500 ऑलरेडी भरा पड़ा हुआ है। यहाँ देख लीजिएगा, क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए हम लोग बात क्या कर रहे हैं, स्टडी ऑफ लीवर, इसे हेपेटोलॉजी बोलते हैं। हेप्टिक सेल पाया जाता है, ये रीजनरेशन सेल होता है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है और सबसे भारी आंतरिक अंग होता है। कभी पूछा जा सकता है तो आप बता सकते हैं। इसका वजन 15 देखिएगा, वजन कितना होता है, कलेजी होता है, कुल मिला जुला के आप समझ लीजिए 15 से लेकर 1.7 किलोग्राम इसका वजन होता है। आप सिंपल भाषा में इसे क्या बोलते हैं, कलेजा बोलते हैं या कलेजी बोलते हैं। खाने वाला आप जानते हैं, बकरा बकरी का जो खाता होगा वो जानता होगा, इसे कलेजी बोलते हैं। ठीक अभी देखिए, जो लोग बाहर किए गए हैं वो इसलिए बाहर किए गए, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। अगर आप बाहर नहीं करेंगे, सॉरी, आप अगर अपना नाम नहीं लिखेंगे तो बाहर कर दिए जाएंगे। प्लीज आप अपना नाम लिखिए, अरे नाम से ही तो पहचान होती है। ठीक, चलिए क्लियर हो जाना चाहिए। स्टडी ऑफ लीवर हेपेटोलॉजी कहलाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पे हेपेटिक सेल है। ये दिखेगा, आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा रीजनरेशन सेल कौन सा होता है, हेपेटिक सेल होता है। ठीक, ये मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है और सबसे भारी है। देखिएगा, 1.5 से आप देखिए 1.7 किलोग्राम इसका वजन होता है। ठीक, आप जानते होंगे। और सबसे बड़ा आपसे पूछा जाएगा, यह एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। ध्यान से सुनिएगा, यह एक्सोक्राइन ग्लैंड है, सबसे बड़ा। लास्ट पॉइंट यहां देखिएगा, जगह है, सबसे बड़ा एक्सोक्राइन। ये देखिएगा, हम लोग बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथ है। अभी आपको बताएंगे इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन क्या होता है। सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक, ये देखिएगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड, EXOCRINE, एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब बहिस्रावी ग्रंथि है, बहिस्रावी ग्रंथि। ये भी जानते रहिएगा, पूछा गया कई बार। मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि क्या होती है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए। देखिएगा, दो प्रकार का ग्लैंड होता है। अभी हम आपको जब ग्लैंड बताएंगे तो एक होता है इंडोक्राइन, एक होता है एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन में से क्या होता है, हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और एक्सोक्राइन में से कोई लिक्विड या पाचक रस निकलता है। तो कभी आपसे पूछा जाएगा तो आप जानते रहिएगा कि यह एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक, सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। फिर से सुन लीजिए, तो हम इस लीवर की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, इस लीवर की बात कर रहे हैं। इस लीवर का अध्ययन को हेपेटोलॉजी, इसका सेल होता है हेपेटिक सेल, इसलिए इसे रीजनरेशन की इसमें खूबी होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, सबसे भारी अंग होता है, और सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, सबसे बड़ा बहिस्रावी ग्रंथि होती है। क्लियर हुआ। चलिए, अगर हो गया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी करें।
चलिए हो गया, आइए चलिए अब देखिएगा, ये हम लोग लीवर के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आइए हम लोग बात लीवर, एक चीज और आपको बता दें, जो ग्लैंड होती है हम आगे डिटेल में कभी पढ़ेंगे, ग्लैंड दो प्रकार की होती है, एक तो होता है एक्सोक्राइन, ठीक, और एक होता है इंडोक्राइन। इंडोक्राइन इसे कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथि, और इसे कहा जाता है अंतःस्रावी। अंतःस्रावी, देखिए अंतर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, है तो बहुत सारा लेकिन सिंपल भाषा में समझिएगा। ये क्या करता है कि कुछ ये दिखेगा रस या जूस निकालता है, जूस, और इसी जूस में क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं। और ये अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है, ये क्या करते हैं, हार्मोन, हार्मोन का सिक्रेशन या क्या बोलते हैं, श्रावण करते हैं, ठीक। और भी अंतर होता है, लेकिन बड़ा अंतर होता है कि जो ग्लैंड होता है दो प्रकार के, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन होता है, हम आगे पढ़ेंगे इनमें और भी डिफरेंस होता है, लेकिन सिंपल भाषा में समझिएगा कि जो एक्सोक्राइन होता है एक जूस निकालता है, कोई रस निकालता है, और उस रस में अक्सर करके एंजाइम्स होते हैं, ठीक। और ये जो इंडोक्राइन होता है, ये इसमें से क्या होता है, हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। किसका होता है, हार्मोन का सिक्रेशन होता है। आप ध्यान से समझ लीजिए, किसका सिक्रेशन होता है, हार्मोन का सिक्रेशन होता है, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, आइए, क्लियर हो गया, आइए हम लोग बात कर लेते हैं, ये आप समझ गए होंगे, ये मैं आगे कभी पढ़ाऊंगा तो समझिएगा। यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं लीवर, ये देख रहे होंगे, ये लीवर जिसको आप कलेजी कहते हैं, खाने वाले खाते हैं, आप लोग भी खा रहे होंगे तो आप जानते होंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं, यहाँ देखिएगा लीवर में क्या होता है, कभी कभी आप देखिएगा क्या करता है ये आपका, ये ध्यान से समझिएगा। पहला ये देखिए लीवर के बारे में हम लोग जानते हैं, हमारा लीवर जो दिखेगा क्या फंक्शन करता है, क्या इसका काम होता है, बताइए आप, क्या फंक्शन करता है, चलिए बताइएगा। लीवर क्या क्या करता, पढ़ा चुका हूं, विटामिन वाले पोषण वाले में बता चुका हूं, बताइएगा। चलिए सबसे पहली बात, आपका लीवर भंडार कक्ष है, हमारे बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का स्टोर रूम होता है भाई, ह्यूमन बॉडी का स्टोर रूम होता है ये, ह्यूमन बॉडी का भंडार कक्ष होता है, भंडार कक्ष, ठीक। अब बताइए इसमें क्या क्या चीज स्टोर होता है, विटामिन ए, डी, ई, के, B12 भी होता है कि नहीं होता है, ठीक। इतने विटामिन का स्टोर हो जाता है, यहाँ पर किस चीज का स्टोर होता है, इतने विटामिन का स्टोर हो जाता है, ठीक। और किसका स्टोर होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में। आपको ये भी बताए हैं कि ग्लाइकोजन का भी स्टोर होता है, यहाँ पर दो चीज हो गया, हमने आप जैसे देखा ग्लाइकोजन का भी स्टोर होता है, किस चीज का स्टोर होता है, ग्लाइकोजन का भी स्टोर होता है, आप जानते होंगे। चलिए दूसरा हम लोग बात करते हैं, फैट का भी स्टोर होता है, यहां देखिएगा फैट यानी फैटी एसिड का भी यहां पर स्टोर होता है, फैटी एसिड यानी फैट, फैट जब टूटता है तो किस में आ जाता है, इसमें, क्लियर हो गया। तो ह्यूमन बॉडी का यह भंडार कक्ष आपसे पूछा जाएगा कि एडीए के विटामिन कहाँ स्टोर होता है, तो आप कह दीजिएगा लीवर में होता है। दूसरा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, और क्या होगा, जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा हो जाता है, ग्लाइकोजन का मतलब होता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज कहाँ स्टोर होता है, लीवर में, ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन का मतलब होता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज। देखिए बॉडी सब है, अगर आपके पास सेविंग्स ज्यादा होगी तो सेविंग्स है आपका, एक्स्ट्रा ग्लूकोज यानी ग्लाइकोजन आपका सेविंग्स है, और ये सेविंग्स कहाँ स्टोर हो रहा है, देख रहे हैं लीवर में, बहुत बढ़िया समझिएगा। फैट, फैटी एसिड कहाँ स्टोर हो रहा है, यहां पर हो रहा है। आइए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, ये तो हो गया अगला पॉइंट। चलिए ध्यान से सुनिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। आप जब, सॉरी, आप मतलब आपका मतलब आप लोग में से अगर कोई कभी अल्कोहल होता होगा तो आप जानते हो, कहते हैं कि लीवर डैमेज हो गया। ध्यान से सुनिएगा,
यहां देखिएगा अमोनिया की यूरिया में चेंज करता है, बात सही है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं एक और चीज के बारे में। आपने देखा होगा कि लीवर डैमेज हो जाता है। क्या हो जाता है? लीवर डैमेज। आप ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप ये जानते होंगे, प्रश्न मेरा बताइएगा, अगर ये बात आप जानते हैं कि इसमें हेपेटिक सेल होता है और ये क्या करता है कि आपके लीवर को रीजनरेट कर सकता है, तो अधिक अल्कोहल पीने से लीवर डैमेज क्यों हो जाता है? ठीक, आप बताएं। शराब पीने से, ध्यान रखिएगा, अधिक शराब पीने से आपका लीवर डैमेज हो जाता है। ये लीवर डैमेज हो जाएगा, अभी हम आगे बताएंगे। लीवर डैमेज हो जाएगा, फिर क्यों हो जाता है? बट बताइए, लीवर क्यों डैमेज हो जाता है? हाँ, लीवर पे तो अटैक करता है, तो लीवर तो बन सकता है। अच्छा, उसको गला देता है। चलिए, ऐसे तो नहीं लिख करके आता है। चलिए, अरे जो पूछ रहा हूं उसको बताइए, शुगर उगर से नहीं है क्या? आप लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं। हमने कहा कि जब, ध्यान से सुनिएगा, लीवर में खूबी है कि लीवर दोबारा बन सकता है, तो फिर पीजिए ना जितना शराब अल्कोहल पीना है। फिर क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, अधिक अल्कोहल से हेपेटिक सेल डैमेज हो जाता है। हेपेटिक सेल जब डैमेज हो जाएगा तो लीवर बनेगा ही नहीं। आप क्या करते हैं? ध्यान से सुनिएगा कि आपने कहावत सुनी है ना कि एक मुर्गी है जो सोने का अंडा देती है। अंडा देती है तो आपको अंडा लेने नहीं, आपने क्या किया, मुर्गी ही काट के तो सोचा पूरा का पूरा निकाल लेते हैं हम, तो मुर्गी तो मर जाएगी, तो अंडा कहां से आएगा? तो अल्कोहल से क्या होता है? हेपेटिक सेल डैमेज हो जाता है, और हेपेटिक सेल जब खत्म हो जाता है तो क्या होगा कि आपका लीवर का रीजनरेशन नहीं होगा। एकदम बात मेरा समझिएगा, हेपेटिक सेल नष्ट होता है। पूछा गया था एनटीपीसी अभी जो हो रहा था, उसमें पूछा था कि अधिक शराब के सेवन, अल्कोहल के सेवन से कौन सा सेल डैमेज होता है? हेपेटिक सेल। और जब हेपेटिक सेल डैमेज हो जाएगा तो आपका लीवर रीजनरेट नहीं होता है। आइए हम लोग बात करते हैं अगला पॉइंट इसमें। ठीक, यहां देखिएगा एक चीज और हम लोग समझ लेते हैं। आइए हम लोग बात कर लेते हैं। यहां देखिएगा, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? यहां देखिएगा, ये देखिएगा, इसमें खूबी होती है आपके लीवर में। लीवर में क्या खूबी होती है? लीवर में ये खूबी होती है कि आपके, ये देखिएगा, जो आप अल्कोहल लेते हैं उसे एब्जॉर्ब तो कर सकता है, मतलब उसको क्या कर सकता है, बैलेंस तो कर सकता है। लेकिन जब अधिक आप अल्कोहल लेते हैं, शराब, ये देखिएगा, शराब अधिक, इसका परिणाम क्या होगा? हेपेटिक सेल डैमेज हो जाता है। हेपेटिक सेल, हेपेटिक कोशिका खराब। चलिए, ये देखिएगा, हेपेटिक क्या होता है? शराब अधिक से हेपेटिक सेल कोशिका खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक, और जानते होंगे फिर क्या होगा? लीवर जनरेट नहीं होता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? लीवर सिरोसिस बोलते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि अधिक शराब से कौन सी बीमारी हो जाती है? लीवर सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। तो खराब हो जाएगा तो कौन सी डिजीज होगी? बीमारी का नाम, कौन सा रोग याद रखना है आपको? रोग कौन सा होगा? आप कह दीजिएगा लीवर सिरोसिस नामक रोग हो जाता है। लीवर सिरोसिस नामक रोग हो जाता है। ये देख लीजिएगा, लीवर सिरोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां देख लीजिए कौन सा बीमारी हो जाएगा? लीवर सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। और इसमें क्या होता है? आपका लीवर खराब हो जाता है। तो अधिक, अगर आप लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कोई बता रहा होगा तो आप बता दीजिएगा भाई ऐसा नहीं करेगा। लीवर की अधिकता से क्या हो जाता है? लीवर सिरोसिस हो जाता है। ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं और क्या करता है। यहां देखिएगा, आपका ये जो लीवर होता है, ये अमोनिया का संश्लेषण करता है। अमोनिया, अमोनिया आप जानते होंगे, यूरिया में क्या होता है, सॉरी यूरिन, यूरिन में अमोनिया होता है, आप जानते हैं कि नहीं? एक तरह से कह सकते हैं कि आप, यूरिन का निर्माण कहाँ होता है? आप जानते होंगे किडनी में होता है। ठीक, यूरिन का निर्माण कहां पर होता है? किडनी में होता है। तो आप जानते रहिएगा, आप ये भी कर सकते हैं, यूरिया का संश्लेषण करता है। ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। ये देखिएगा, इसका भी संश्लेषण करता है। ठीक, किसका करता है? यूरिया का संश्लेषण करता है। आपसे पूछा जा सकता है, यहां देखिएगा, यूरिया का भी एनटीपीसी में शायद यूरिया का भी वो पूछा था, फुल फॉर्म क्या होता है इसका रासायनिक को। तो देखिएगा, एडीई के B12
ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, फैटी एसिड को स्टोर करता है, शराब अधिक हो जाता है, शराब को देखिएगा इससे हेपेटिक सेल नष्ट होगा, लीवर सिरोसिस हो जाएगा, और यूरिया का संश्लेषण करता है, ठीक, या यूरिया कह सकते हैं अमोनिया, यूरिया में अमोनिया होता है, अमोनिया का संश्लेषण इस तरह से कर देता है। ये क्लियर हो गया। आइए फिर से समझ लीजिएगा। हाँ, यूरिन का निर्माण कहाँ होता है? किडनी में होता है, ठीक। हम लोग आगे पढ़ेंगे जब किडनी वगैरह फंक्शन पढ़ेंगे तो दोनों को मिला के पढ़ेंगे, यहाँ ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर हम लोग भटक जाएंगे। तो फंक्शन देखिएगा, ये सारा हो गया। ह्यूमन बॉडी का भंडार कक्ष है, इसका स्टोर करता है, इसका स्टोर करता है, इसका स्टोर करता है। लीवर सिरोसिस नामक बीमारी हो जाएगी, इसको यूरिया या अमोनिया का संश्लेषण करता है। इतना तक पढ़ लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। जल्दी करिए। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बात कर रहे हैं भाई आप लोग? हाँ चलिए, और क्या करता है फंक्शन बताइए, और क्या करता है? ये पित्त रस का, ये देखिएगा, निर्माण करता है। बाइल जूस, यहां देखिए हम लोग बात करेंगे यकृत क्या करता है? पित्त रस, पित्त रस जिसे हम लोग बाइल जूस बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिएगा, तो फंक्शन क्या है? यकृत क्या करता है? पित्त रस का निर्माण करता है। क्या करता है? पित्त रस का निर्माण करता है। चलिए क्लियर हो जाना चाहिए। किसका निर्माण करता है? पित्त रस का निर्माण करता है। आप ये बताइएगा हमें, पित्त रस का निर्माण तो लीवर करता है, लेकिन स्टोर कहां पर होता है? बताइएगा। ये जो पित्त रस होता है, ये देखिए इसका निर्माण देख रहे होंगे, आपका निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। एकदम आपके दिमाग में होना चाहिए। तो प्रश्न ये है, इस पित्त रस का स्टोर कहां होता है? इसका भंडार कहां होता है? कहां ये संग्रहित होता है? कहां इकट्ठा होता है? चलिए बोलिएगा। छोटी आंत में, किडनी में, चलिए कहां होता है? गाल ब्लेडर या पित्ताशय में होता है? कहां पर होता है? गाल ब्लेडर या पित्ताशय में होता है। तो ध्यान रखिएगा आप, इसका स्टोर कहां पर होगा? पित्ताशय में, ठीक। और पित्ताशय क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गाल ब्लेडर बोलते हैं। हाँ वो तो होता है, वहीं पर होगा, सबको वहीं होता है। चलिए अमाशय की पित्ताशय में। चलिए क्लियर हुआ। आइए हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, ध्यान से सुनिएगा। पित्ताशय को हम लोग क्या बोलते हैं? गाल ब्लेडर ही बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं इसे? गाल ब्लेडर बोलते हैं। आप जानते होंगे बहुत सारे में लोग प्रॉब्लम हो जाता है गाल ब्लेडर की। चलिए हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये क्या क्या होता है, सब इसको समझते जाइए भाई। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं? पित्ताशय या गाल ब्लेडर। गाल ब्लेडर के बारे में आप जानते रहिएगा। पहली चीज जानिएगा कि पित्ताशय में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। पहला पॉइंट पूछा जाएगा, पित्ताशय में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, स्टोर होता है केवल यहाँ पर, ठीक। कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। ऐसे समझिएगा कुल मिला जुला के। अगर हम लोग बात करें, यहां देखिएगा ये होता है आपका, यहां से देखिए पित्ताशय, कुल मिला जुला के अगर देखिए कहीं से ये निकल रहा है, ये देख रहे हो, तो ये कहीं स्टोर हो जाता है। ये देख रहे हैं, ये स्टोर हो जाएगा। ये दिखेगा, तो ये है आपका पित्ताशय जहां स्टोर हो रहा है, और यहीं पर होता है, यहीं के अंदर होता है पित्ताशय, इस तरह से बना होता है। चलिए, पित्त की थैली जिसे हम बोलते हैं, ये दिखेगा यहाँ स्टोर हो जाता है। आप समझ गए ना? पित्ताशय, आशय माना जहां पर उसको रहने की जगह मिल जाती है। तो पहला पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि बॉडी के किस अंग में कोई एंजाइम, तो आपसे पूछा जाएगा पित्ताशय से कौन सा एंजाइम सिक्रेशन होता है, तो कह दीजिए कोई भी एंजाइम यहां से नहीं निकलता है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं पित्त रस के बारे में। पित्त रस का रंग कैसा होता है? आप बताइएगा, पित्त रस का रंग कैसे होता है? चलिए बताइए, पित्त रस का रंग कैसे होता है? पीला हरा, मतलब येलो और ग्रीन टाइप का होता है। ये देखिएगा पीला हरा होता है, ठीक।
पीला हरा होता है, दिमाग में आपके होना चाहिए। पीला क्यों होता है? क्या कौन सा इसमें तत्व पाया जाए, कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, कौन सा तत्व या कौन सा पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से ये पीला दिखता है आपको? बिलीरुबिन पाया जाता है। पीला का मतलब होता है इसमें बिलीरुबिन पाया जाता है, बिलीरुबिन पाया जाता है इसमें। कौन सा पिगमेंट है? कभी पूछ लिया गया कौन सा पिगमेंट या तत्व है इसमें, तो कह दीजिएगा बिलीरुबिन की वजह से ये पीला दिखता है। हरा किसकी वजह से दिखता है? बिलीवर्डिन की वजह से। हरा किस लिए दिखता है? बिलीवर्डिन की वजह से। चलिए, ये दो चीज आप जानते रहिएगा। तो हमने बात बताया कि इसमें से पित्तरस या बाइल जूस निकलता है। क्या निकलता है? बाइल जूस निकलता है। और बाइल जूस का रंग कैसे होता है? ये पीला हरा होता है। पीला हरा होने का कारण क्या होता है? देखिए, पीला होने का कारण बिलीरुबिन होता है और हरा होने का कारण होता है बिलीवर्डिन होता है। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, आप बता सकते हैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा। और दूसरा पूछा जाएगा, पित्तरस क्षारीय होता है या अम्लीय होता है? पित्तरस क्षारीय होता है या अम्लीय होता है? बताएं आप, क्षारीय होता है या अम्लीय होता है? चलिए इसका पीएच मान आप बता दीजिए, हम जान जाएंगे पीएच मान। 7.9 से लेकर 8.5 तक होता है। आप बताइए क्षारीय होगा या अम्लीय होगा? अरे बेसिक होगा। बेसिक मतलब क्षारीय होगा। दैट मीन्स बेसिक है। बेसिक का मतलब होता है क्षारीय होगा। बेसिक का मतलब क्षारीय। चलिए, तो पित्तरस का पीएच मान ये देखिएगा इतना होता है 7.9 8.5। ये देखिएगा बेसिक या क्षारीय होता है। चलिए, जहां भी आप पढ़े होंगे आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं, डेली कितना निकालते हैं आप? डेली पित्तरस कितना निकलता है? तो अगर आप इसकी मात्रा पूछेंगे 600-700 मिलीलीटर निकलता है। मिलीलीटर आप समझते हैं ना? मिलीलीटर डेली निकलता है। चलिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ये पूरा का पूरा हो गया आपका ये वाला सेक्शन। फिर से आप पढ़िए, फिर से सुनिए। चलिए, हम बता रहे हैं, फिर से सुनिए, जब तक याद ना हो जाए तब तक सुनिए। तो हमने यकृत के बारे में बताया कि यह क्या करता है? पित्तरस निकालता है। ध्यान से सुनिएगा, यकृत क्या निकालता है? पित्तरस। और पित्तरस को हम लोग क्या कहते हैं? बॉयल जूस कहते हैं। आप इसके लिखकर अपना नोट्स बना लीजिएगा। इसको क्या कहते हैं हम लोग? बॉयल जूस बोलते हैं। ठीक, यहां देखिएगा बॉयल जूस। चलिए दूसरा है, आपसे पूछा जाएगा कि बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है? देखिए बोर्ड पर देखिएगा, बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। और ये स्टोर कहाँ होता है? भंडार। देखिएगा हम लोग बात करेंगे कि ये भंडार कहाँ होता है, यानी स्टोर कहाँ होता है, तो कह दीजिएगा पित्ताशय में होता है। कहाँ पर होता है? पित्ताशय में होता है। पित्त की थैली बोलते हैं इसे। और इंग्लिश में गाल ब्लेडर। आपने देखा बहुत सारे लोगों को गाल ब्लेडर निकालना पड़ता है। जब आपको डिजीज पढ़ाएंगे तब आप देखिए, आप अपने अगर शरीर को जान लीजिएगा, कहने का मतलब आप अपने शरीर को जान लीजिएगा, तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। जनरली वैसी कोई बीमारी नहीं होगी जैसे आप अक्सर क्या क्या होते हैं, कोई न कोई बीमारी से आप पीड़ित रहते हैं। तो ये जो नॉर्मल सी बीमारी होती है वो आपको कभी नहीं होने पाएगी। ठीक, और बड़ी बीमारी हम होने नहीं देंगे, आप बेहतर जानते होंगे। ध्यान से समझिएगा, अगर आप अपनी बॉडी को जान लेते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम इस तरह से नहीं होने पाएगी। तो आप इसको समझ रहे हैं ना? ये देखिएगा गाल ब्लेडर। ये देखिए गाल ब्लेडर जिसको पित्ताशय या पित्त की थैली कहते हैं, और इसमें स्टोर हो जाता है। इसकी विशेषता क्या होता है? इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पित्त की थैली में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, कह दीजिएगा कोई भी एंजाइम पित्ताशय या पित्त की थैली में नहीं पाया जाता है। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट समझिए। अगला है कि जो पित्त रस, इसका रंग कैसे होता है? पित्त रस का रंग, यानी हम पित्त रस का रंग पूछ रहे हैं। आप बताइएगा पित्त रस का रंग कैसे होता है? यहां देखिएगा पित्त रस का रंग कैसे होता है। तो आपने कहा कि पीला और हरा होता है, तो इसके पीछे कारण क्या है? पीले के पीछे बिलीरुबिन होता है और हरे के पीछे बिलीवर्डिन होता है। ठीक, अगला प्रश्न पूछा जाएगा, ये जो पित्त रस होता है क्षारीय होता है या अम्लीय होता है? तो आपने इसका पीएच मान देख लिया, तो आप क्या कहिएगा? ये क्षारीय होता है। डेली कितना निकलता है? इतने लीटर निकल जाता है आपके यहाँ। चलिए, क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
बोलिए हो गया। चलिए समझ में आया कि नहीं पहले बताइए, समझ में आना चाहिए, बाकी तो सारी चीजें आपके लिए होंगी। आ रहा है समझ में ना? मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? चलिए एक प्रश्न दीजिएगा, यहां एक प्रश्न लिख रहा हूं। एंजाइम होता है, देखिएगा ऑप्शन में आएगा एंजाइम होता है, क्या होता है? ध्यान से सुनिए, ऑप्शन में ए है विटामिन होते हैं, ऑप्शन बी होता है वसा होते हैं, ऑप्शन सी होता है प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन डी होता है कार्बोहाइड्रेट सी होते हैं। एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है। कहां चला गया? ये देखिए, इसको भी जानते रहिएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे जब एंजाइम्स बताएंगे तो आपको सब डिटेल में बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप जानते रहिएगा कि एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक, सभी एंजाइम्स क्या होते हैं? मूलतः प्रोटीन होते हैं। बहुत बार पूछा गया है। क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ जाएं। चलिए हम लोग अब अग्नाशय पेंक्रियाज की तरफ बढ़ेंगे। कहां बढ़ेंगे? पेंक्रियाज की तरफ। हो गया हो तो बताइए। चलिए बोलिए हो गया। चलिए इंटरेस्ट आ रहा होगा, पहली बार बायोलॉजी भी सीख रहे होंगे आप लोग। चलिए हो गया, आइए हम लोग बढ़ते हैं। देखिए हमने आपको लीवर के बारे में सब कुछ बता दिया है, आइए हम लोग हटा देते हैं लीवर उवर। चलिए, और लीवर खाने से कितने फायदे हैं ये भी आप जानते होंगे। चलिए अभी देखिएगा, तो लीवर के बाद हम लोग चलते हैं अग्नाशय की तरफ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पेंक्रियाज बोलते हैं। आइए हम लोग चलते हैं अग्नाशय या पेंक्रियाज की तरफ। देखिए मेरा पढ़ाने का मतलब है आप पढ़ लीजिए तो आपको कोई गाइड या मार्केट से चुटका खरीदना ना पड़े, ये ना हो कि फिर जाकर आप चंद्रा का नोट्स पढ़ रहे हैं या फलाना पढ़े और पता लगा फिर फेल होकर यहीं चले आए। पढ़िए, पूरा पढ़िए, जितना पढ़ा रहा हूँ आईएएस लेवल तक के क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, चाहे पीईटी का एग्जाम हो, चाहे टेट का, चाहे सुपर टेट, चाहे वनडे कोई भी एग्जाम होगा। ठीक, ऐसा नहीं कि छांट वोट कर पढ़ा रहा हूं। चलिए चलिए पेंक्रियाज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, अग्नाशय। चलिए हम लोग बात करते हैं अग्नाशय। देखिएगा हमारे बॉडी का यह दूसरा सेकंड लार्जेस्ट, ठीक, इंटरनल ऑर्गन होता है, मानव शरीर के दूसरा सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। ठीक, चलिए आपने क्या लिखा मैं पढ़ नहीं पाया, चलिए जाने दीजिए। मानव शरीर की दूसरा सबसे बड़ा आंतरिक अंग, यहां देखेंगे हम लोग दूसरा सबसे बड़ा आंतरिक अंग, ये देखिएगा दूसरा सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। पहला कौन सा है? लीवर, अभी अभी आपको बताए हैं। मतलब इस तरह से पढ़िए कि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो पाए। चलिए ये देखिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि हमारा एक तरह के देखिएगा दूसरा सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, या आप कह सकते हैं कि ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। आप ये भी कह सकते हैं, अगर ऐसे नहीं पूछा जाएगा तो कह दीजिएगा दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। और कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड है ये। मिश्रित कैसी है ये समझिएगा। यहां देखिएगा दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो क्या है यह? एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों है। एक्सोक्राइन भी है, इंडोक्राइन भी है। ठीक, एक्सोक्राइन का मतलब है बहिस्रावी, अभी आपको बताए थे, इसी को उदाहरण देना है। और इंडोक्राइन का मतलब होता है अंतःस्रावी, अंतःस्रावी। चलिए अंतःस्रावी, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। यहां देखिएगा अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो आप जानते हैं, हमने आपसे बताया कि बहिस्रावी होते इसमें से क्या कोई लिक्विड निकलेगा? ग्लैंड होती तो लिक्विड निकलती ही है, यानी इसमें ग्लैंड है तो ग्लैंड का मतलब कोई लिक्विड निकलेगी।
लिक्विड का मतलब जूस निकलेगा, और जूस का मतलब होगा कोई एंजाइम्स निकलेगा। ठीक, यहां देखिएगा जूस में से मतलब कोई एंजाइम्स निकलेगा, आप जानते होंगे। हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहां देखिएगा, यहां हम लोग बात कर रहे थे अग्नाशय, पहले जूस पढ़ेंगे तो यहाँ पर पैंक्रियाटिक जूस निकलेगा। उस पैंक्रियाटिक जूस में आप लोग देखेंगे क्या होगा कि हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पर एंजाइम भी निकलता है। तो हम लोग जानते हैं कौन सा जूस निकलता है, अग्नाशय रस। इसे हम लोग चाहे तो कह सकते हैं, जगह ही नहीं बचा। चलिए एक नीचे और कर लेते हैं। यहां देखिएगा हम लोग बोलेंगे कौन सा, पैंक्रियाटिक जूस निकलता है यहां से। चलिए एक ही में हिंदी में लिख देते हैं, अग्नाशय रस। जगह नहीं है, थोड़ा सा जगह कम पड़ जा रहा है, अग्नाशय रस। ठीक, तो पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, आप जानते होंगे। क्लियर हुआ, पैंक्रियाटिक जूस। और इसमें से आप जानते हैं क्या होगा, एंजाइम्स निकलेंगे, एंजाइम्स। ठीक, और 3 एंजाइम्स निकलते हैं। रुकिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, जाने दीजिए, थोड़ा ऊपर बनाते हैं, तब एक चार्ट बन जाएगा, नहीं फिर गड़बड़ हो जा रहा है। यहां देखें, यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं, एक चार्ट बना के समझते हैं। पहला हम लोग एक ही बार में लिखूंगा, सब हिंदी में नहीं लिखूंगा। तो ये दिखेगा एक्सोक्राइन है, ये क्या है, इंडोक्राइन है। मैं एक ही चीज लिखूंगा, दोनों चीज नहीं लिखूंगा। एक्सोक्राइन है तो यहां से क्या निकलेगा, आप जानते हो पैंक्रियाटिक जूस निकलेगा, यानी आप लिक्विड में आप कह सकते हैं अग्नाशय रस। इस अग्नाशय रस में बात देखिए, एंजाइम निकलेगा, और इसमें से 3 प्रकार के एंजाइम निकलेंगे। चलिए तो क्या होगा, 3 प्रकार के एंजाइम्स निकलेंगे, तब आपका एक वो बन जाएगा। नहीं तो हम लोग फिर बार बार भी उसी में दिक्कत होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं। चलिए अब इंडोक्राइन है तो यहां से क्या निकलेगा, हार्मोन्स निकलेगा, हार्मोन्स निकलेगा। और इसमें से देखिएगा 2 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। एक तो इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है, यहीं से हम इंसुलिन हार्मोन पढ़ेंगे। ये देखिएगा, आपने सुना होगा इंसुलिन हार्मोन के बारे में। दूसरा होगा ग्लूकागोन, ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। कौन से निकलता है, ये देखिएगा ग्लूकागोन। 2 प्रकार के हार्मोन निकलेंगे। ठीक, दिमाग में बैठा लीजिएगा, हम जो बात कर रहे हैं आपके एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्लियर हो गया, हमने कहा हाँ 3 प्रकार के यहां पर आपको एंजाइम भी निकलेगा। पहला एमाइलेज निकलेगा, एमाइलेज। कौन सा एंजाइम निकलेगा, एमाइलेज एक तो। दूसरा कौन सा निकलता है, लाइपेज। ये दिखेगा, इन अगर ये सब नहीं होता तो बड़ी दिक्कत हो जाती। लाइपेज, कौन सा एंजाइम निकलेगा, लाइपेज। और तीसरा क्या होता है, ट्रिप्सिन। यहां दिखेगा क्या निकलेगा, ट्रिप्सिन, ये दिखेगा। क्लियर हो जाना चाहिए। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि हमने क्या पढ़ा कि अग्नाशय या पैंक्रियाज के बारे में पढ़ा, दूसरा सबसे बड़ा आंतरिक अंग या दूसरी बड़ी ग्रंथि। ठीक, और यह है मिश्रित ग्रंथि। यहां देखिए हम इसको ऐसे बना देते हैं, मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि क्यों है, ये दिखेगा, क्योंकि यह एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों है। ध्यान से समझिए, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दिखेगा, हम लोग बात करेंगे पूरा एकदम, आपको पाचन तंत्र एकदम समझ में आ जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। फिर से सुनिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, आप कह दीजिएगा कौन सी बड़ी ग्रंथि है, पैंक्रियाज है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा लीवर कैसा है, तो ये देखते होंगे आपने क्या हुआ कि मिश्रित नहीं है, केवल वो केवल क्या है, एक्सोक्राइन। ये क्या है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों है, इसे हम लोग कहेंगे मिश्रित ग्रंथि। ये देख रहे हैं, मिश्रित ग्रंथि है ये। क्लियर हुआ, मिश्रित ग्रंथि, क्योंकि यह है एक्सोक्राइन भी है और इंडोक्राइन भी है। और आप जानते होंगे कि अगर एक्सोक्राइन होगा तो इसमें कोई न कोई रस या जूस निकलता है। ठीक, तो कौन सा जूस निकलता है, अग्नाशय या पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। आप इसे नोट कर लीजिए, जगह नहीं है पैंक्रियाटिक जूस लिखने के लिए, तो आप कौन सा निकलेगा, पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। ठीक, अगर कहीं होगा तो यही लिख लीजिएगा, कौन सा जूस निकलता है, पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। ये दिखेगा कौन सा जूस निकलेगा,
पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, जिसे हिंदी में हम लोग अग्नाशय रस कहते हैं। और उस जूस में क्या होता है, 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन पाया जाता है। क्लियर हुआ? अगला हमने कहा एंडोक्राइन है, तो हार्मोन्स निकलेगा। और इसमें से कौन सा हार्मोन निकलता है? एक तो इंसुलिन निकलता है और दूसरा ग्लूकागोन निकलता है। क्या निकलता है? ग्लूकागोन। हमको लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, क्लियर है? किसी को डाउट हो तो बोलिए। एकदम क्लियर? ऑल क्लियर? चलिए, ये हमसे एक लोग पूछ रहे हैं काम क्या करता है। भाई पहले इतना तो पढ़ लीजिए, उसके आगे बताएंगे ना काम क्या करता है। हो गया यहां तक? आइए हम लोग देखते हैं फंक्शन क्या करता है। चलिए, तो हम सिर्फ इसको हटा रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं और इसको बता दे रहे हैं। ठीक, यहां दिखेगा, ये सब हटा ही दीजिए जब आप जगह बताते हैं। तो हम बात करेंगे, ये दिखेगा कि ये जो आपका होता है, आइए चलिए हम लोग पहले बात करते हैं पैंक्रियाटिक जूस के बारे में। ठीक, आइए हम लोग बात करते हैं पैंक्रियाटिक जूस से। अग्नाशय से क्या निकलता है? अग्नाशय रस। तो हम लोग पहला इसको समझते हैं, अग्नाशय रस। ठीक, अग्नाशय रस को हम लोग बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस। आइए हम लोग बात करते हैं पहले इसके बारे में, पैंक्रियाटिक जूस। देखिए, अग्नाशय रस कुछ पढ़ लेंगे, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए बताइए, अग्नाशय रस ध्यान से सुनिएगा, कितना निकलता है? लगभग 1 लीटर निकलता है आपके यहाँ। ये दिखेगा 1 लीटर डेली। चलिए, अगला आपसे पूछा जाएगा कि क्षारीय होता है या अम्लीय होता है? जल्दी बताएं, क्षारीय होता है या अम्लीय होता है? बेसिक होता है या एसिडिक होता है? चलिए, तो इसको पता लगाने के लिए हम पीएच मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, इसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? पीएच मान ज्ञात करते हैं। इसका पीएच मान होता है 7.6 लेकर N.3। आप ये बताइए क्या होगा? क्षारीय होगा। आप समझ रहे होंगे, क्षारीय होगा। अब देखिए ये क्या करता है कि ये एंजाइम से निकालता है। ये देखिए जो इसमें से जूस निकल रहा है, यानी ये फंक्शन क्या करता है, अग्नाशय रस काम क्या करता है? तो एंजाइम से निकालता है। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो ये कौन सा एंजाइम निकाल रहा है? तो पहला हम बात करेंगे एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है उसको हम लोग देखते हैं। यानी अग्नाशय रस काम क्या करता है? तो पहला निकाल रहा है एमाइलेज। आप जानते हैं एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन, पहला पॉइंट देखिएगा। आपसे कभी पूछ लिया जाएगा तो आप बता सकते हैं कि एमाइलेज क्या करेगा। एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट जानते हैं पाचन कैसे पाचन करेगा? तो कार्बोहाइड्रेट को सिंपलेस्ट फॉर्म में तब्दील करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज करता है। ठीक, क्या करता है? ग्लूकोज में चेंज करता है। चलिए, क्लियर हो गया। एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज करता है? ये देखिए ग्लूकोज में बदलता है। आप जानते होंगे किस में बदलेगा? ग्लूकोज में। चलिए अगला हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरा है कि लाइपेज क्या काम करेगा, यानी अग्नाशय रस में से निकलने वाला एंजाइम जो होता है, ये लाइपेज क्या करता है बताइए। ये देखेगा, ये वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन, यानी आप जानते हैं वसा को हम लोग बोलते हैं लिपिड, और लिपिड को किस में बदल देगा बताइए? लिपिड को किस में बदलेगा? बायोलॉजी है, हाँ तो बताइए, लिपिड में किस में बदलेगा? फैटी एसिड में बदल देता है। किस में बदल देता है? फैटी एसिड में बदल देता है। बढ़िया से समझिएगा, सब बता चुका हूं। ये देखिएगा ट्रिप्सिन,
ट्रिप्सिन पे आइएगा। यहां देख लीजिएगा, हम लोग जानते हैं ट्रिप्सिन क्या करता है, ठीक प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन। चलिए यहां एक प्रश्न पूछा जा सकता है, हम आपसे जानना भी चाहेंगे कि प्रोटीन का पाचन कहां प्रारंभ होता है। जल्दी बताइए, तभी मजा आएगा भाई, पूरा पढ़ा देंगे और आप नहीं जान पाएंगे। प्रोटीन का पाचन कहां से? राहुल, व्हाट इज लिपिड? बता चुके हैं भाई राहुल भाई, कहां रहते हैं इतने दिन तक? आपको बता दिए कि सिंपल फॉर्म जो होता है वसा को ही हम लिपिड बोलते हैं। किसी ने पूछा, राहुल नाम है उनका, आप बताइएगा, हमने आपको बताया था लिपिड के बारे में कि नहीं बताया था? अरे पहले हम बताइए, आपको लिपिड बताए थे कि नहीं बताए थे? ठीक, लिपिड तो बता चुके हैं। लिपिड क्या होता है? चलिए आप बाकी अपना पुराना नोट्स देखिए, अगर क्लास मिस हो गया होगा तो फिर उसके लिए फिर सॉरी, वेटिंग में हो गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहोगे। चलिए आप बताइए, प्रोटीन का पाचन क्या होता है, कहां शुरू होता है? तो हमने, आप बताइए, प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में किस अंग से शुरू होता है? स्टमक से होता है। ठीक, तो यहां देखे होंगे, आप जानते होंगे ये स्टमक है आपका, यहां पर आपका प्रोटीन है। यह प्रोटीन स्टमक में किसमें टूटता है? बताइए किसमें टूटेगा? पेप्टॉन में टूटता है। आपको बताए हैं स्टमक में प्रोटीन किसमें चेंज होगा, ये दिखेगा पेप्टॉन में। तो पेप्टॉन तो नहीं दिखेगा, स्टमक इसमें क्या होता है, प्रोटीन पेप्टॉन में बदल जाता है। और अब पेप्टॉन किस में बदलेगा? अमीनो एसिड में बदलेगा। स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन, सबसे छोटी इकाई होती है, तो किस में बदल जाएगा? पेप्टॉन बदल जाएगा एमिनो एसिड में। ठीक, एमिनो एसिड में। इसको समझिएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन में हो जाएंगे आप। मजा आया कि नहीं मजा आया? हमने आपसे क्या बताया, हिमालय क्या कार्बोहाइड्रेट को किस में बदलेगा? आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से नहीं मिलती, ग्लूकोज से मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट को चेंज करता है ग्लूकोज में, एमाइलेज। लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है। इस लिपिड को किस में बदल देता है? फैटी एसिड में बदल देता है। दूसरा देखिएगा ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन का पाचन करता है। तो प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है? स्टमक या अमाशय से। वहां पे प्रोटीन किस में टूटता है? पेप्टॉन में टूटता है। और पेप्टॉन में जाकर किस में देखिएगा? आपके अग्नाशय में देखिएगा, यह एमिनो एसिड में टूट जाता है। ठीक, चलिए, अरे हिंदी में क्या लिखेंगे, इतना भी आपको तो आना चाहिए, हिंदी में कैसे लिखें? गजब आप लोग भी है ना। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? फैटी एसिड। चलिए, और इसको लिपिड लिखेंगे। लिप सब पढ़ा चुके हैं, आप जानते हैं हमको बहुत ऐसे अनसीरियस स्टूडेंट, तो मजा नहीं आता है। अरे भाई लिपिड बताए थे कि नहीं बताए थे? अब इसको भी हम प्रोटीन हिंदी में लिखें, आप भी हद कर दिए हैं। पेप्टॉन को हिंदी में लिखें, जगह भी तो होना चाहिए। पेप्टॉन, और यह है अमीनो एसिड। चलिए आपकी बात हम टाल नहीं पाएंगे। चलिए, अमीनो एसिड हो गया हिंदी। चलिए, नहीं नहीं हो गया भाई, किसी की प्रॉब्लम है, अगर वो सीखने आया है तो मैं उसको जरूर सिखाऊंगा। आप सीखने आए हैं, अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है स्पेलिंग लिखने में तो आप गलत मत लिखिए, आप सही लिखिए, जानते हैं कितनी गर्मी है। चलिए, क्लियर हुआ? 15 मिनट लेट तो 15 मिनट एक्स्ट्रा लेकर के आपको बता दिए। यहां देख लीजिएगा। चलिए हम लोग, तो कहां पर हम थे, एक बार फिर से देख लीजिएगा। अग्नाशय रस को हम लोग बात करिए, इसे पैंक्रियाटिक जूस बोलते हैं। 1 लीटर डेली निकलता है। ये दिखेगा, ये क्षारीय होता है, क्योंकि इससे पता लग गया, इसमें से एंजाइम्स जो होते हैं 3 एंजाइम निकलते हैं। एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन यानी ग्लूकोज में बदलता है। दूसरा लाइपेज क्या करता है? ये वसा का पाचन करता है, यानी लिपिड को फैटी एसिड में बदलता है। और ट्रिप्सिन जो होता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। यही सब मिलाने के लिए देगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। क्लियर हुआ? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कल लास्ट होगा। चलिए, इतना पढ़ाने के बाद भी कंफ्यूजन? चलिए कोई बात नहीं, कभी भी पूछ सकते हैं आप। क्वेश्चन लिखिए, मैं जवाब यहीं दे देता हूं, या फिर जैसा पूछना आप बेहतर समझे पूछ सकते हैं एनी टाइम। चलिए,
हो गया आज की क्लास, बस यहीं तक। जो लोग वेटिंग में है अपना नाम हम लिख दे। चलिए हमसे बात कर लीजिए। क्लास अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। हाँ सर, थैंक यू, बहुत अच्छा पढ़ाया। प्रणाम गुरुजी। धन्यवाद सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। थैंक यू सर। क्यों सर? सर टेस्ट कल होगा क्या? टेलीग्राम चैनल के पास क्या? थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। टेस्ट होगा कल? अपना बोलिए सर, बच्चियां बहुत चिल्ला रही। आप लोग चलिए मैंने बंद कर दिया। चलिए टेस्ट होगा, आपको मिल जाएगा, आपको घर पे दीजिएगा, आपको लिंक भेज दिया जाएगा और आप टेस्ट दे दीजिए। चलिए थैंक यू, आप सुपर्ब है। प्रियंका भारती लक्ष्मी, नाइस सर, थैंक यू। कल हम लोग मिलते हैं, कल आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर मानव शरीर के बचे हुए अंग पढ़ने के बाद, हार्मोन एंजाइम और मानव डिजीज पढ़ने के बाद आपका बायोलॉजी सेक्शन खत्म हो जाएगा। स्मार्ट लग रहे हैं विवेक सिंह, थैंक यू। हाँ स्मार्ट लग रहे हैं, रोज लगते हैं कि आज ही लग रहे हैं? चलिए थैंक यू। रोज लगते हैं, थैंक यू थैंक यू। अच्छा ब्लैक शर्ट में ज्यादा अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, ऑफलाइन होगा तो मैं रोज ब्लैक शर्ट पहन कर आऊंगा। चलिए थैंक यू।